इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले वाले लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर किसको कहते हैं? कैपेसिटर एक कंडक्टर होता है, एक कंडक्टिंग मटेरियल यानी मेटल होता है जिसके अंदर हम चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। और जब हम चार्जेस को स्टोर करते हैं उस कंडक्टर में, तो चार्जेस को स्टोर करने के लिए उस पर हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, हमें कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो चार्जेस को स्टोर करते वक्त जो एनर्जी हमारी लगती है वो एनर्जी उस कंडक्टर के अंदर चार्जेस के साथ में स्टोर हो जाती है। तो यानी कि जब हम किसी कंडक्टर को, किसी मेटल को चार्ज देते हैं तो साथ ही साथ हम उसको क्या दे रहे होते हैं? एनर्जी भी दे रहे होते हैं। यानी एक कंडक्टर चार्जेस के साथ साथ एनर्जी को भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल की फॉर्म में। ओके, जो ये प्रक्रिया है, जो ये प्रोसेस है किसी कंडक्टर को चार्ज करने की, चार्ज देने की, इस प्रोसेस को कहते हैं हम चार्जिंग, यानी चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर। ओके, और जब ये कंडक्टर चार्जेस स्टोर कर लेता है तो उसके बाद जब हमें ज़रूरत होती है तो इस कंडक्टर से हम वो सारी की सारी एनर्जी ले लेते हैं। ओके, ये जो एनर्जी हमें देता है, ये एनर्जी हमें कैपेसिटर जो एनर्जी देता है, कंडक्टर यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर जो हमें एनर्जी देता है ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी देता है। यानी कि हमें बहुत छोटे से इंस्टेंट पे, छोटे से ड्यूरेशन के अंदर ही हमें बहुत सारी एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है। ओके, तो इसका जो यूज़ है, कैपेसिटर का जो यूज है वो यही है कि हमें इससे एनर्जी एक बार में ही बहुत सारी एनर्जी इससे मिल जाती है। तो क्या हम बैटरी से ये एनर्जी नहीं ले सकते हैं? तो आंसर है नो। बैटरी हमें एनर्जी देता है लेकिन वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी सारी एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता, सप्लाई नहीं कर सकता है। ओके, जितनी हमें कैपेसिटर कर सकता है। तो हमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो आंसर है हमें कई जगह, कई इलेक्ट्रिकल्स और कई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका जो होगा वो होगा हमारे घर पे लगा हुआ पंखा, फ़ैन। फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक ज़ोरदार झटके की ज़रूरत होती है। ज़ोरदार झटके की ज़रूरत होती है यानी हमें एक ज़ोरदार पुश की ज़रूरत होती है। ज़ोरदार पुश या ज़ोरदार फोर्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ज़ोरदार एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनर्जी है वो हमें कौन देता है? उसके अंदर लगा हुआ कैपेसिटर, जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। ओके, तो फैन के अंदर हमारा एक कैपेसिटर लगा रहता है जो पंखे, जो चार्ज को स्टोर कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को यूज़ में लेके एक बार में उस एनर्जी को सप्लाई करता है और पंखे को स्टार्ट करता है, उसका रोटेशन स्टार्ट करता है। फिर जब फैन चलने लग जाता है उसके बाद वो नॉर्मल एनर्जी से भी, नॉर्मल करंट से भी चलता है। लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको किक करने के लिए हमें एक इनिशियली एक बहुत हाई लेवल पे एनर्जी चाहिए होती है जो हमें कैपेसिटर ही प्रोवाइड कर सकता है, बैटरी भी नहीं कर सकती। ओके, तो ये है कैपेसिटर। ओके, और अब बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो उसकी कहलाती है, उसकी जो ये एबिलिटी है, इसी को हम उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। ओके, तो अब हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि हमें ऐसा कैपेसिटर मिले जिसके अंदर हम बहुत सारे चार्जेस स्टोर कर सकें, क्योंकि ज़्यादा चार्जेस स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। तो हमारा मोटिव ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें कंडक्टर के अंदर या कैपेसिटर के अंदर बहुत सारे चार्जेस स्टोर करने हैं। तो उसका तरीका क्या है, उसकी टेक्निक क्या है? उसकी इस टेक्निक को ही प्रिंसिपल माना गया है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए क्या टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगर हम इस फार्मूले के बिहाफ पे बात करें तो कई बार स्टूडेंट बोल देते हैं कि अगर हमें किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने की बात क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि चार्जेस को स्टोर करने की कैपेसिटी हम बढ़ाना चाहते हैं। यानी हम किसको बढ़ाना चाहते हैं? कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने का तरीका क्या है? तो कई स्टूडेंट्स जल्दी से जवाब दे देते हैं कि आप चार्जेस, नंबर ऑफ़ चार्जेस बढ़ा दीजिए, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे एक हमारे पास बाल्टी है, पानी से भरी हुई है, हमने कहा हम इसमें और भी पानी डालना चाहते हैं। तो तरीका क्या है? तो आंसर अगर हम ये दें कि इसमें और पानी डाल दो तो इस बाल्टी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये कुछ लॉजिकल नहीं लगता है। ओके,
तो हम चाहते क्या है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर सके उसका तरीका ये नहीं होगा कि उसमें पानी डाल दीजिए। आप उसमें एक्स्ट्रा कितना भी पानी डालिए, बाल्टी का जितना वॉल्यूम है, जितनी कैपेसिटी, वो तो उतना ही पानी स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे घर के अंदर, घर के बाहर कार खड़ी है, 5 सीटर कार खड़ी है, उसके अंदर हम 5 पैसेंजर बैठा सकते हैं। ओके, अब हमने कहा हम 5 नहीं 8 बिठाना चाहते हैं, तो बताइए क्या तरीका है। तो तरीका ये है कि आप उसके अंदर 8 बैठा दीजिए। अरे भाई, जब उसकी कैपेसिटी 5 सीट की है तो उसमें 8 पैसेंजर कैसे बैठ सकते हैं? तो उसका आंसर ये होना चाहिए कि हम क्या करें, हम उस कार को 5 सीटर कार को हटाएं और 8 सीटर कार लेके आएँ, ताकि उसके अंदर 8 पैसेंजर्स को बैठा सके। ओके, तो तरीका ये होता है। सो इस चार्ज का इसकी कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप चार्जेस बढ़ा के कैपेसिटेंस को ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपके पास ऐसी डिवाइस है जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे तो फिर क्या तरीका है, तो हम ये तो समझ चुके कि ये जो चार्ज है इसका इसकी कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही एक फार्मूला पहले आपने पढ़ा है, मैथमेटिकल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, E=F/Q। हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ज़्यादा करना है, कैसे करें? तो कई बच्चे कहते हैं कि चार्जेस को बढ़ा दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, चार्जेस को कम कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज का इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। इस चार्ज को कम ज़्यादा करने से इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे ही इस चार्जेस को कम ज़्यादा करने से कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा करने से चार्जेस पे फ़र्क पड़ेगा। कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ चार्जेस ज़्यादा स्टोर हो सकेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूले के थ्रू हम सीधे डिसीजन पे नहीं जाएंगे। ओके, कि आप केवल फार्मूला देखा और उससे डिसाइड कर लिया। तो इस फार्मूले के अंदर ऊपर के साथ में नीचे भी एक टर्म है पोटेंशियल, तो हम इस पोटेंशियल के साथ में कुछ चेंज करके कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर देते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, और अगर हम इसी पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर दें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो हाँ, ये बात समझ में आती है कि पोटेंशियल को कम ज़्यादा करके हम कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर देंगे तो हम उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, हम और भी नए चार्जेज उसमें भर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है चार्ज को स्टोर करने की। ओके, तो ये जो टेक्निक है पोटेंशियल को डिक्रीज करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने की, इसी टेक्निक को प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर नाम दिया गया है। तो देखिए कैसे करते हैं हम ये। हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने माना चार्ज दिया Q, Q चार्जेस दिया, और मान लेते हैं Q चार्ज देने से इसका पोटेंशियल हो गया V। Q चार्ज देने से इसका पोटेंशियल हो जाता है V यानी मान लेते हैं 100 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं, इसके पास में एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं। ओके, और वो भी इसी शेप और साइज का लेके आते हैं, और इसके जस्ट पास में लाके इसके पैरेलल हम रखते हैं। ओके, इस वाले कंडक्टर को हम थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। ये प्लेट इस तरह से है, ये कंडक्टर इस तरह से, ये इसका फ्रंट व्यू है, और हम क्या देख रहे हैं, साइड व्यू। ओके, दिस इज साइड व्यू। इस वाले कंडक्टर की थिकनेस को हम थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं। ओके, देखिए ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, दोनों मेटल है। ओके, दिस इज मेटल एंड दिस इज ऑल्सो मेटल। अब देखिए इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्जेस जो हमने दिए हैं इसको, और ये अनचार्ज कंडक्टर। अनचार्ज कंडक्टर यानी इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसका नेट चार्ज कितना है अभी, 0। ओके, अब देखिए क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्जेस के पास में जैसे ही इस प्लेट को लेके आएंगे, अनचार्ज प्लेट को लेके आएंगे, अनचार्ज मेटल, जैसे ही हम इस अनचार्ज मेटल को इस चार्ज मेटल के पास में लेके आते हैं तो देखिए क्या होगा,
तो यहाँ पे इंडक्शन वाला फिनोमिना देखने को मिलेगा, इंडक्शन वाला इफेक्ट होगा। ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस, इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, ये जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और कहाँ पे ले आएंगे, इस वाली सरफेस पे ले आएंगे। ओके, अट्रैक्ट करके इस वाली सरफेस पे ले आएंगे। जितने पॉजिटिव चार्जेस इधर होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये नेगेटिव चार्जेस जिन पॉजिटिव चार्जेस के साथ में पहले पेयर में थे, वो पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए, फ्री हो गए। उन पॉजिटिव चार्जेस को ये पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे और वो रिपल्शन के कारण कहाँ आ जाएंगे, इस वाली सरफेस पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, इंडक्शन के कारण इस अनचार्ज कंडक्टर के अंदर जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस पहले मिक्स होके रह रहे थे, इंडक्शन के कारण वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस वाली सरफेस पे आ गए जो इसके क्लोज है, और दूसरी वाली सरफेस जो इस कंडक्टर से दूर है उस पर कौन चले गए, पॉजिटिव चार्जेस चले गए। तो इस तरह से क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन हुआ। ये चार्जेस का जो सेपरेशन है इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन किस कारण से हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। ओके, तो ये वाला फिनोमिना होता है जैसे हम अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं। अगर हम बात करें इसके ऊपर टोटल नेट चार्ज की, तो अभी भी इस पे नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि पहले भी नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेम थे, अभी भी नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेम है। बस अंतर क्या है, पहले मिलके रह रहे थे, अब अलग अलग सरफेस पे आ गए। ओके, तो इस पॉजिटिव क्यू के कारण इधर कितने चार्जेस आएंगे, तो ऑब्वियसली इधर भी क्यू चार्जेस डेवलप होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, नेगेटिव में, माइनस क्यू। और इस वाली सरफेस पे कितने प्लस आ गए, जितने नेगेटिव यहाँ थे, इधर कितने नेगेटिव थे, जितने पॉजिटिव यहाँ थे उन्होंने उतने नेगेटिव को अपनी तरफ बुलाया, और जितने नेगेटिव इधर बुलाए उतने ही पॉजिटिव रिपेल करके उधर भेज दिए। तो इस वाली सरफेस पे कितने चार्ज आ गए, प्लस क्यू। ओके, तो नेट चार्ज कितना है इसका, अभी भी 0। ओके, अब देखिए ऐसा होने से इसका पोटेंशियल कम कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारा काम क्या है यहाँ पे, इसका पोटेंशियल को कम करना। इसका पोटेंशियल जैसे ही कम होगा, तो अभी हमने पढ़ा C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे ही पोटेंशियल वोल्टेज कम होगा, कैपेसिटेंस का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम इसका वोल्टेज कम कर दें, पोटेंशियल डाउन कर दें, तो इसकी क्या इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो देखिए अब कैसे होगा। हमें एक फॉर्मूला पता है पोटेंशियल का, किसी भी चार्ज के कारण उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी लोकेशन पे उस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है, 1/4πε0 Q/R। ये एक जनरल फॉर्मूला है पोटेंशियल का। ओके, एक Q चार्ज के कारण उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 Q/R। ओके, यानी इस R के साथ में पोटेंशियल का कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर R ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा, R कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यानी जितना दूर हम जाएंगे चार्ज से हम जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना डाउन होता जाएगा। चार्ज के जितना पास में रहेंगे पोटेंशियल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ओके, तो देखिए इस नेगेटिव चार्जेस के कारण इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज का कुछ पोटेंशियल बनता है। मान लेते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज वाली सरफेस है इस प्लेट से R1 डिस्टेंस पे है, ये वाली डिस्टेंस है R1, और पॉजिटिव वाली जो सरफेस है ये डिस्टेंस है R2, और हमें देख के पता चल रहा है कि R2 इज मोर देन R1। ओके, मान लेते हैं इस वाली सरफेस के कारण इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल बनता है V1। इस वाली सरफेस के कारण, नेगेटिव चार्ज वाली सरफेस के कारण R1 डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इस प्लेट के ऊपर कितना पोटेंशियल बनता है, V1। ओके, सो V1, और इस वाली सरफेस के कारण पोटेंशियल बनता है V2। तो हम कह सकते हैं V1 इज मोर देन V2। ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है
इस वाली सरफेस पे जिस पे पॉजिटिव चार्जेस है, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस वाली सरफेस इस चार्ज कंडक्टर से ज़्यादा दूर है तो ऑब्वियसली इसके कारण इस पे जो पोटेंशियल होगा वो इस सरफेस के कंपैरिजन में कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि ये सरफेस थोड़ी सी पास में है। ओके, तो मान लेते हैं इस Q1 नेगेटिव चार्ज वाली जो सरफेस है, नेगेटिव चार्ज वाली जो सरफेस है, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल बनता है -70। देखिए इसका टोटल एक्चुअल पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। V1 मान लेते हैं हम कितना है, -70 वोल्ट। V2 कितना होगा, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है V2 उससे कम होगा, मान लेते हैं V2 की वैल्यू है 40 वोल्ट, लेकिन V2 किस में होगा, प्लस में होगा। V1 कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव सरफेस का, नेगेटिव सरफेस के कारण, नेगेटिव चार्ज वाली सरफेस के कारण इस प्लेट पे जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, V1। ओके, और वो कैसा होगा, नेगेटिव में होगा, -70। अब देखिए अगर हम इसका टोटल करें तो कितना आता है, 140 -70 यानी 70 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल पहले कितना था, 100 वोल्ट, और अब कितना रह गया, 100 से सीधे 70 वोल्ट। तो पोटेंशियल का क्या हो गया, डाउन हो गया। पोटेंशियल डाउन होने से क्या होगा, पोटेंशियल डाउन होने से कैपेसिटी इंक्रीज होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। ओके, तो तरीका क्या रहा, तरीका यही रहा कि हमने क्या करा, एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके आए, उसके अंदर इंडक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, और उसके कारण चार्जेस का सेपरेशन हुआ। चार्जेस का सेपरेशन हुआ, दोनों सरफेस पे अलग अलग नेचर के चार्जेस आ गए। नेगेटिव चार्जेस पास में है, इसलिए नेगेटिव चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल बनेगा उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो कितनी है, 70। और जो पॉजिटिव सरफेस है वो दूर है, इसलिए इसका नंबर थोड़ा कम होगा, वो कितना है, 40। नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा। और जो हम एक लोकेशन पे नेट पोटेंशियल निकालते हैं उसके लिए हमने पढ़ा है, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग चार्जेस के कारण जो नेट पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो एल्जेब्रिक सम कर दीजिए सारे पोटेंशियल्स का। तो हमने क्या करा, सिंपल एल्जेब्रिक सम कर दिया, इन तीनों को जोड़ लिया, तो इस प्लेट के ऊपर नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 70 वोल्ट। तो पहले कितना था, 100 वोल्ट, और अब कितना हो गया, 70 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। पोटेंशियल कम होने से इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। ओके, हम चाहते हैं कि हम इसकी कैपेसिटी और इंक्रीज करें, इसका कैपेसिटेंस और इंक्रीज करें। तो देखिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे ये जो चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस, इनको इन पॉजिटिव चार्जेस ने अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा के अपने से बाउंड कर रखा है। ओके, एक तरह से बांध के रखा हुआ है अट्रैक्शन फोर्स से, इसलिए इन नेगेटिव चार्जेस को हम कहते हैं बाउंड चार्जेस, क्योंकि ये क्या है, मजबूर हैं, पॉजिटिव चार्जेस के कारण बाउंड हो चुके हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये बाउंड नहीं है, दीज आर फ्री चार्जेस। ओके, तो अब हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले कंडक्टर को अर्थ कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे इस वाले कंडक्टर की, ऐसे ये दिस इज नोन एज अर्थिंग। ओके, तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि अर्थ हमारा जो है उसका साइज बहुत बड़ा है। अर्थ का साइज बहुत बड़ा होने से अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हमेशा कितना लेते हैं, 0। अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हम हमेशा कितना लेते हैं, 0। ओके, तो अर्थ का पोटेंशियल तो हो गया 0, अर्थ का पोटेंशियल हो गया 0, और इस प्लेट का पोटेंशियल, इस वाली सरफेस का पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव, यानी कुछ ना कुछ है पोटेंशियल। और हमेशा पता है, हमें हमेशा पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कहाँ मूव करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये वाली सरफेस हायर पोटेंशियल पे है, और अर्थ से जो वायर कनेक्ट है वो वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस किस तरफ चले जाएंगे, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी इस सरफेस से अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस कहाँ चले जाते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं
कि जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे, इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे तो अर्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आके इन पॉजिटिव चार्जेस को, जो कि फ्री चार्जेस है, इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज कर देंगे यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर बनाएगा, एक इसके साथ, 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 तो ये क्या बन गया, एक एटम बन गया। पहले ये क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आयन था, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, तो ये एक एटम बन गया। अब ये चार्ज पार्टिकल नहीं रहा, ऐसे ये क्या बन जाएंगे, एटम बन जाएंगे। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो यानी सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो आप कुछ भी समझ सकते हैं कि अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आके इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या यूँ समझ लीजिए ये हायर पोटेंशियल पे है और अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस सारे कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। ओके, तो इस तरह से अर्थिंग के कारण ये सब कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए। तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्जेस हट जाएंगे आफ्टर अर्थिंग। अब जब ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से हट गए तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या कर रहे थे, ये पॉजिटिव वाला पोटेंशियल बना रहे थे। अब ये वाला पोटेंशियल बनाने वाले चार्जेस बचे नहीं, तो अब ये वाला पोटेंशियल होगा नहीं। तो अब देखिए अब पोटेंशियल कितना आएगा, 100 माइनस 70, अब कितना हो गया, ये पहले 70 था, अब कितना हो गया, 30 वोल्ट। 100 माइनस 70 कितना हो गया, 30 वोल्ट। तो अब इस प्लेट का पोटेंशियल कितना हो गया, 30 वोल्ट। पहले जब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस थे तब कितना हो गया था, 70 वोल्ट। 70 वोल्ट से भी अब क्या हो गया, डाउन हो गया, तो यानी कैपेसिटी अब और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। पोटेंशियल और कम कर दिया हमने अर्थिंग करके, तो कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो कैपेसिटेंस अब कहाँ पहुँच चुकी है, अपनी मैक्सिमम पे। तो अब इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी हो चुकी है, मैक्सिमम। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो स्टेप के अंदर, दो स्टेप कौन कौन से दोबारा से देख लीजिए। पहले स्टेप में तो हम अनचार्ज कंडक्टर लेके आए, अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के सामने ला के रखा, और फिर इंडक्शन हुआ, इंडक्शन के कारण पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन यानी चार्जेस का सेपरेशन हुआ, नेगेटिव चार्जेस प्लस वाली साइड की तरफ सरफेस पे आ गए, पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड वाली सरफेस पे चले गए, तो पोटेंशियल इसका कम हो गया, कितना हो गया, 70 वोल्ट। ये पहला स्टेप। हमने सोचा हम और ज़्यादा पोटेंशियल को कम करेंगे इसका, ताकि हम और ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ा सके, तो उसके लिए हमने क्या करा, इसको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में चले गए, या समझ लीजिए पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस हट गए। जैसे पॉजिटिव चार्जेस हटे तो पॉजिटिव चार्जेस जो पोटेंशियल बना रहे थे वो पोटेंशियल वहाँ से हट गया। तो अगर वो हट गया तो वापस से नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 30 वोल्ट। यानी जो पहले 70 वोल्ट हो रहा था पहले स्टेप में, सेकेंड स्टेप यानी अर्थिंग करने के बाद वो पोटेंशियल कितना हो गया, 30 वोल्ट, यानी पोटेंशियल और ज़्यादा डाउन कर दिया। तो इसका पोटेंशियल शुरू में 100 था, इस प्लेट को लेके आए, अनचार्ज वाली को 70 हुआ, फिर अनचार्ज वाली को अर्थ किया तो 30 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से इसका पोटेंशियल 100 से हम कितना कर दिया, 30 वोल्ट कर दिया। तो जब इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट हो गया तो इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो अब हम और ज़्यादा इसमें चार्जेस डाल सकते हैं। पोटेंशियल कम होना मतलब जो चार्जेस के बीच में रिपल्शन है वो कम हो गया। ओके, पोटेंशियल का मतलब यही होता है चार्जेस के बीच का रिपल्शन का फोर्स, या चार्जेस के बीच का जो टेंशन है वो हमने कम कर दिया। अगर टेंशन कम हो जाएगा, दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन का फोर्स काम कर रहा है इस तरह से, अगर हम इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स थोड़ा कम कर दे, टेंशन थोड़ा कम कर दे, तो ये थोड़े पास में आ जाएंगे। अभी रिपल्शन का फोर्स ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, तो इतना दूर रहेंगे। थोड़ा कम कर दिया रिपल्शन का फोर्स, टेंशन का फोर्स, तो ये थोड़े पास में आ गए। और टेंशन कम कर दिया तो और थोड़े पास में आ गए। तो ऐसे ही सारे चार्जेस थोड़े थोड़े से पास में आ जाते हैं। जब सारे चार्जेस थोड़े थोड़े से पास में आ जाएंगे तो कंडक्टर के अंदर नए चार्जेस के लिए क्या हो जाएगी, जगह हो जाएगी। तो नए चार्ज भरने के लिए जगह मिल गई तो नए चार्जेस भर दिए जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी कंडक्टर का, किसी भी कैपेसिटर का क्या करते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं। ये जो टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो हम इसको लिख लेंगे। और इसी के बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसी के बेसिस पे हमने कैपेसिटर को तीन तरह से पढ़ना है। तीन तरह के कैपेसिटर्स हमने पढ़ने हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक स्पेरिकल कैपेसिटर और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं,
when an uncharged conductor is brought close to a charged conductor, then due to induction effect the potential of charged conductor decreases, and if the uncharged conductor is earthed, then the potential of the charged conductor decreases further. As a result, its capacitance increases. और कहाँ तक increases? Up to its maximum. Okay, this is the principle of the capacitor. और इसी के behalf पे there are three types of capacitor which we have to study. There are three types of capacitors. पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. ओके, तो ये तीन तरह के कैपेसिटर्स हमें पढ़ने हैं और तीनों में हमने यही प्रिंसिपल यूज में लेना है. ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो अनचार्ज प्लेट है वो पहले वाली प्लेट के सामने कैसे रखी गई है? पैरेलल रखी गई है, यानी कोई इंक्लाइन या डिक्लाइन पोजीशन पे नहीं रखा गया उसको पहली वाली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के सामने पैरेलल रखा गया है. ओके, सो हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Okay, this is the arrangement of two metallic plates placed parallel and close to each other in air or vacuum. Okay, तो देखिए एक्चुअल में ये प्लेट होती कैसी है, तो ये देखिए, इसको देखने में ऐसी दिखती है, सर्कुलर. ओके, ऐसी होती है ये प्लेट. ये इसका फ्रंट व्यू है.
अब इसको हम साइड व्यू से देखेंगे, हम ये वाला पोर्शन देख रहे हैं तो ये ऐसे दिखती है। ओके, तो अब हमने क्या करा, हमने इस वाली प्लेट को चार्ज दिया, क्यू चार्ज। क्यू चार्ज देने से क्या होगा, इस पे क्यू चार्ज दिया हमने, और क्यू चार्ज देने से इसका पोटेंशियल बढ़ेगा कुछ V, कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल बनेगा। ओके, देखिए इसको जैसे चार्जेस देंगे तो हमें पता है इधर क्या होने वाला है, इधर क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट। ओके, ये नेगेटिव चार्जेस हमने नहीं दिए हैं बिकॉज ऑफ इंडक्शन, ये चार्जेस यहाँ पे डेवलप हुए हैं। और पॉजिटिव चार्जेस जो थे हमें पता है हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ओके, नाउ इस वाली चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगा सकते हैं ऐसे। हमने बैटरी ली और लगा दी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस वाली प्लेट से जोड़ा, इस वाली प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा तो पॉजिटिव चार्जेस आ गए इस वाली प्लेट पे, और ये नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा इस वाली प्लेट से तो इस पे आ गए नेगेटिव चार्जेस। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। ओके, सो बैटरी जोड़ के कर सकते हैं, या हम चाहें तो हमारा जो तरीका है इससे पहले वाला तरीका, ट्रेडिशनल तरीका जो हमारा है, अर्थिंग करके हमने पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से हटा दिए। अब इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस। कितने नेगेटिव, जितने इसके पास पॉजिटिव। ओके, इसके पास पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, क्यू, इसके बाद नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, माइनस क्यू। मान लेते हैं इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। ओके, ये चूंकि प्लेट है, सरफेस है इसके पास एक, ये सरफेस है, इसके ऊपर चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं। अगर इसके सरफेस पे चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ओके, और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा। पॉजिटिव चार्जेस है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव चार्जेस हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए हमें पता है, वी नो डैट, इसको लिख लेते हैं पहले, कंसीडर ए चार्ज conducting plate of area A and surface density sigma and uncharged of an uncharged conducting plate of same geometry is kept close and parallel to the charged plate at distance d। ओके, सो हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। नाउ अब देखिए क्या होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये साइड व्यू है, उसका साइड व्यू। अब देखिए क्या होगा, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस कॉम्बिनेशन को ही कैपेसिटर कहते हैं। तो ध्यान रख लीजिए बच्चों एक बात, कैपेसिटर मतलब क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन को ही कैपेसिटर कहते हैं। तो फिर अभी तक हम एक सिंगल कंडक्टर को कैपेसिटर क्यों कह रहे थे, तो बात ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस सिंगल कंडक्टर को हमने कैपेसिटर कहा था। तो फिर ये वाला कंडक्टर क्या कर रहा है यहाँ पे, और फिर इस कंडक्टर के साथ में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है अब उसको फिर हम कैपेसिटर क्यों कह रहे हैं। तो ध्यान रखिए ये वाला कंडक्टर जो है इस वाले कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए रखा गया है। किस लिए, सब क्या चीज़ में सपोर्ट कर रहा है,
ये इसको सपोर्ट कर रहा है इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने में। कैसे? इस कंडक्टर प्लेट के कारण, इस कंडक्टिंग प्लेट के कारण इसका पोटेंशियल डाउन होता है और पोटेंशियल डाउन होने से इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो हम चार्जेस दे किसको रहे हैं? चार्जेस तो हम केवल इस कंडक्टर को दे रहे हैं। तो हमें जो चार्ज की स्टोरेज की जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो किस कंडक्टर की बनानी है? इस कंडक्टर की बढ़ानी है। तो हम हेल्प किसके ले रहे हैं? इसके लिए हेल्प हम इस कंडक्टर के ले रहे हैं, ताकि इसकी हेल्प से इसका पोटेंशियल कम हो जाए और इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। तो जो भी हम चार्जेस दे रहे हैं, क्यू चार्जेस, वो दे किसको रहे हैं? इस वाले कंडक्टर को दे रहे हैं। तो हमारा जो काम हो रहा है वो मेन किस कंडक्टर पे हो रहा है? इस कंडक्टर पे हो रहा है। ये कंडक्टर केवल क्या काम कर रहा है? यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए है यहाँ पे, ओके। लेकिन जो पैरेलल, इस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसका सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। अगर हम इस कंडक्टर को यहाँ पे नहीं रखे तो क्या फिर हम इसको कैपेसिटर कह सकते हैं? इस एक सिंगल कंडक्टर को, इस सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर को? तो यस, बिल्कुल हम इसको तब भी कैपेसिटर कह सकते हैं। तब हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है ये कहाँ पे है? कहीं इनफाइनाइट के ऊपर है, ओके। लेकिन अभी इनफाइनाइट से हम कहाँ पे ले आए इसको? इसके पास डी डिस्टेंस पे ले आए, बिल्कुल पास पे ले आए, ओके। सो रिमेंबर दिस, एक सिंगल कंडक्टर को हम कैपेसिटर बोल देते हैं। उस केस के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो उसकी सपोर्टिव कंडक्टर है वो कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है। और अगर सपोर्टिव कंडक्टर सामने दिख रही है तो जिस तरह का अरेंजमेंट होगा उस तरह से हम उसको नाम दे देंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है? पैरेलल है, इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है? इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। हमने बता दिया कि एक चार्ज कंडक्टर है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। इसका एरिया कितना है? ए, ओके। तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके इक्वल होता है? Q अपॉन ए। एक तो ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ओके। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला जो है कैपेसिटेंस का वो क्या है? सिंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ओके। व्हाट इज V? V पोटेंशियल, ओके। अब देखिए ये चार्ज प्लेट और ये चार्ज प्लेट, इन दोनों का जो साइज है उसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है काफ़ी कम है, ओके। इनकी साइज के कंपैरिजन में, इनकी हाइट के कंपैरिजन में, इनकी विड्थ की कंपैरिजन में, यानी इस प्लेट का जो साइज है उसके कंपैरिजन में इन दोनों प्लेट का बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा है। तो इसलिए इनकी थिकनेस को, ये जो थिकनेस है प्लेट की, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो भी इसकी साइज के कंपैरिजन में, इसका जो एरिया है, प्लेन का जो एरिया है, इस एरिया के कंपैरिजन में इसकी जो थिकनेस है वो कैसी है? काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है। तो हम इस प्लेट को शीट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो देखिए एक पॉजिटिवली चार्ज शीट अपनी सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है? तो अगर हम इस वाली शीट के लिए देखें तो देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ये अंदर इस तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी? तो इसका आंसर है ये बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये नेगेटिव वाली भी कितना बनाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, इसलिए अभी इसमें साइन नहीं देंगे, ओके। इस किसी भी पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ। मान लेते हैं इस पॉइंट की बात करें हम, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस पॉजिटिव चार्ज शीट के कारण इस तरफ, राइट हैंड की तरफ। नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ होगी? अंदर की तरफ, यानी इनवर्ड की तरफ। यानी पॉजिटिव के कारण भी राइट हैंड साइड में, नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? टूवर्ड्स राइट, यानी सेम डायरेक्शन है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर की तरफ। अगर हम बाहर की बात करें यहाँ पे, तो देखिए पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? अपोजिट। और मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गया एंड अपोजिट हो गया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो
तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो यहाँ भी क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, केवल अंदर की तरफ मिल रही है। और अंदर कौन है, एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो अंदर क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर या वैक्यूम है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है हमें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, या आप यूँ समझ सकते हैं कि ये तो सिर्फ सपोर्टिव प्लेट है, हमने चार्जेस केवल एक प्लेट को दिए, तो इस एक प्लेट के कारण इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates is E is equal to sigma upon epsilon naught। and since हमें एक रिलेशन और पता है, V is equal to क्या होता है, E into D। इसका पोटेंशियल V है और इसका कुछ पोटेंशियल है, मान लेते हैं ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, D। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो E की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो V किसके इक्वल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, और ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला है। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई और V की वैल्यू आ गई। तो Q और V दोनों की वैल्यू रख देते हैं। Putting values of Q and V in C is equal to Q upon V। तो Q कितना है, सिग्मा A अपॉन V की वैल्यू कितनी है, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो कैपेसिटेंस कितना आया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। So this is the capacitance of this parallel plate capacitor। इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना है, ये C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। सो रिमेंबर, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, चार्जेस देने हैं, इंडक्शन के कारण उतना ही चार्ज डेवलप होगा। फिर हमें इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से ही हम किसकी वैल्यू रखेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया है, क्योंकि नेगेटिव साइन तो केवल हमें वो डायरेक्शन दिखाने काम आता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो नेगेटिव साइन को यहाँ पे यूज में लेने की जरूरत नहीं है। तो V इज इक्वल टू ई डी फॉर्मूला हमें मालूम है, तो E की वैल्यू हमें चाहिए, तो E हमने निकाल लिया यहाँ से और E की वैल्यू यहाँ रख दी। E की वैल्यू यहाँ रखी तो हमें V की वैल्यू मिल गई और V की वैल्यू हमें यहाँ रखनी थी, इसलिए हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। सो रिमेंबर, इस फॉर्मूले के अंदर Q अपॉन V में Q को भी हमने चेंज कर देना है, किसकी टर्म्स में, एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में, और V को भी किसकी टर्म में लिख देना है हमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में। और सरफेस चार्ज डेंसिटी टर्म में हम कैसे लिखेंगे, पहले पोटेंशियल को हमको किस फॉर्म में लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे तो हमें ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में मिलेगा। तो ऊपर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में Q को लिख दिया, V को भी हमने किसकी टर्म में लिख दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में। तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब इस फॉर्मूले से देखिए, इस फॉर्मूले को देखकर हम कह सकते हैं कि जो ये वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम यानी अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम होगी तो ये वाला फॉर्मूला होगा, इफ एनी
medium is present between the plates, सपोज कोई मीडियम इसके अंदर भरा हुआ है, तो फिर ये फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर A अपॉन D। ओके, एप्सिलॉन नॉट से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो कांस्टेंट है वैक्यूम के लिए, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, तो ये तो कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो एप्सिलॉन आर है, ए है और डी है। तो ध्यान रखिए सी का इन तीनों के साथ में क्या डिपेंडेंसी है, तो देखिए सी जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, एंड डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और एप्सिलॉन आर क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी, तो इसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो याद रख लीजिए एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज मोर देन 1। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है, 1 के इक्वल होती है। फॉर मीडियम ये 1 से ज़्यादा होती है। फॉर एनी मीडियम ये हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो अगर हम मीडियम की बात करें तो अगर इस फॉर्मूले को हम मीडियम और वैक्यूम दोनों की टर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, सी दिस इज फॉर मीडियम, ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर मीडियम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी एम, और ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम या एयर। ओके, तो इसको हम खाली सी छोड़ देते हैं। तो देखिए सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डिवाइड बाई डी, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ये क्या है, सी। तो एप्सिलॉन आर इंटू सी। तो मीडियम और वैक्यूम दोनों की कैपेसिटेंस में जो रिलेशन है उसमें कौन आ रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा क्या है, 1 से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो कैसा होगा, मीडियम के लिए 1 से ज़्यादा है, तो जो भी वैल्यू आएगी 1 से ज़्यादा आएगी। 1 से ज़्यादा आएगी तो हम कह सकते हैं कि मीडियम में जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज मोर देन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ओके, इस रिलेशन से एप्सिलॉन आर इज मोर देन 1, सो कैपेसिटेंस इन मीडियम इज मोर देन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे ध्यान देना है, एरिया अगर प्लेट का ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली एरिया ज़्यादा होने से नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं अवेलेबल उसके अंदर। सपोज हमारे पास 100 सेंटीमीटर एरिया की एक प्लेट है और हमारे पास 100 चार्जेस है, 100 चार्जेस हमने भर दिए, हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में एक एक चार्ज भर दिया। अब हमने प्लेट का साइज़ बड़ा कर दिया, तो प्लेट का साइज़ हमने 100 से कितना कर दिया, 200 कर दिया। तो हर एक चार्ज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह पे है, तो अब हमारे पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया खाली पड़ा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया खाली पड़ा है, यानी 100 चार्जेस और भर सकते हैं। ओके, क्योंकि हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में हम कितने चार्ज भर रहे हैं, एक चार्ज भर रहे हैं। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा भर सकते हैं, यानी कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। डी, डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों, तो आंसर है जब डिस्टेंस कम होगी तो ये जो इंडक्शन वाला इफेक्ट है वो और भी अच्छे से देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा अच्छे से इंडक्शन का इफेक्ट देखने को मिलेगा, अभी ये पॉजिटिव चार्जेस ने इतने नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट किया है, अगर सपोज ये थोड़ा और पास में ले आते तो और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते। ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस यहाँ होते तो ऑब्वियसली नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती, जितना ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होता तो हमें जो रिजल्टेंट में पोटेंशियल मिलता वो और भी कम मिलता। तो रिजल्टेंट में जितना कम पोटेंशियल मिलता उस हिसाब से कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाती, क्योंकि पोटेंशियल जितना डाउन होगा कैपेसिटेंस उतना इंक्रीज करेगा। मीडियम के साथ में हम बता ही चुके हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बात करें, कंपेयर करें
फॉर वैक्यूम एंड वाटर, तो वैक्यूम के लिए ये इसकी वैल्यू होती है 1, वाटर के लिए होती है 80। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ 80 लिखेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा है, जिस मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है, उधर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। ओके, तो इसके अंदर हम क्या भरें, इन दोनों प्लेट्स के अंदर हम कैसा मीडियम भरें जिससे इनकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाए? तो आंसर है हमें एक ऐसा मीडियम इसमें भरना चाहिए जिसकी कैपेसिटी जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कैसी हो, बहुत ज़्यादा हो। अगर बहुत ज़्यादा की बात करें तो शायद मेटल की इनफाइनाइट होती है, तो अगर हम इसके बीच में मेटल भर देंगे तो क्या होगा? तो आंसर है कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट से मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हमने इसमें मेटल भर दिया तो ये प्लेट मेटल की, ये प्लेट मेटल की, बीच में कौन आ गया? मेटल। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक वापिस से मेटल, उससे बीच में हमने क्या भर दिया? मेटल। फिर ये क्या है? मेटल। पहले तो 2 प्लेट थी मेटल की, बीच में कौन था? एयर या वैक्यूम। अब हमने बीच में क्या भर दिया? मेटल भर दिया। तो ये मेटल, बीच में जो मीडियम भरा है वो मेटल, और ये वाली प्लेट भी मेटल। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? जुड़ गए तीनों आपस में, और तीनों मिलके क्या हो गए? एक सिंगल मेटल। तो अगर ये एक सिंगल मेटल बन गया तो फिर इसका साइज कैसा हो गया? बहुत बड़ा हो गया। तो ऑब्वियसली साइज बड़ा हो गया तो कैपेसिटेंस का क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। थैंक यू।